तो बच्चों आज बात करते हैं प्रतिरोधों के संयोजन के विषय में। तो बहुत से प्रायोगिक कार्य और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, उनमें हम एक से अधिक प्रतिरोध जोड़ते हैं। अब जो एक से अधिक प्रतिरोध जोड़े जाते हैं तो उनको हम किस प्रकार से जोड़ें, प्रश्न ये उठता है। तो यही टॉपिक आज है प्रतिरोधों का संयोजन। तो बच्चों बहुत से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं तो उनमें छोटे छोटे पुर्जे लगे होते हैं अंदर। तो उन पुर्जों में अलग अलग विभवांतर और अलग अलग धारा के मान की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें प्रतिरोधों का संयोजन करना पड़ता है। अब प्रतिरोधों का संयोजन कितने विधियों से होता है? तो बच्चों प्रतिरोधों का संयोजन दो विधियों से किया जाता है। पहले विधि का नाम है समांतर क्रम संयोजन और दूसरी विधि का नाम है श्रेणी क्रम संयोजन, या पहले श्रेणी क्रम कह दें और दूसरे को समांतर क्रम कह दें। तो हम पहले पढ़ते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो पहला है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? तो इसको बच्चों आप लिख लीजिए, चाहे तो नोट्स के रूप में। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में एक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते चले जाते हैं। तो प्रतिरोधों का इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अब इसको आप एक परिपथ के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। हमारा एक ये परिपथ है, यहां पर हमारा एक कोई प्रतिरोध जुड़ा है इस तरह से, यहां पर दूसरा प्रतिरोध जुड़ा है, इसको हम R1 से प्रतीक देंगे, इसको R2 से हम दर्शाएंगे, और यहां पर इस तरह से ये R3 जुड़ा हुआ है। ये हमारी एक बैटरी है इस तरह से, और ये यहां पर हम कुंजी लगा दें, एक कुंजी। हमने बताया था बहुत से इलेक्ट्रॉनिक प्रतीक होते हैं, सिंबल होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, तो उनका जो है हमने एक कुंजी बताई थी। यहाँ पर ये इस समय बंद है, जब यहाँ से खोलेंगे इसको तो इसमें इस परिपथ में आई धारा प्रवाहित होने लगती है। इस तरह से आई धारा प्रवाहित होती है और इधर से वापस ऐसे आ जाती है। अब जब धारा यहां पर जाती है तो इस प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ये पहले प्रतिरोध का विभवांतर V1, दूसरे का विभवांतर V2 और तीसरे का विभवांतर V3 होता है। तो इस प्रकार से हम एक चित्र बना लेते हैं। तो अब हमको जो यहां पर एक हम बिंदु A मान लेते हैं और इसको हम बिंदु B मान लेते हैं। अब बिंदु A और B के बीच हमें कुल प्रतिरोध निकालना है या कुल प्रतिरोध की गणना करनी है। तो अब ये देखिए, एक ये श्रेणी क्रम प्रतिरोधों का, हमारे 3 प्रतिरोध हैं, इन प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन है। देखिए पहले प्रतिरोध का ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है, तो पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे या अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से हम इस तरह से जोड़ते चले जाते हैं। तो जो संयोजन प्राप्त होता है वो हमारा श्रेणी क्रम संयोजन होता है। तो ये चित्र बन गया, परिभाषा हो गई। अब हम बिंदु A और B के बीच कुल प्रतिरोध या परिणामी प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। इसको ज्ञात करने के लिए हमको बिंदु A और B के बीच कुल विभवांतर हमको निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे बिंदु A तथा B के मध्य कुल विभवांतर हमारा V है।
कैपिटल बी है। ठीक है, ये माना कर लेंगे, माना बिंदु ए तथा बी के बीच कुल विभवांतर वी है। ठीक है, अतः जब इसके बीच भी विभवांतर है तो इसके हम टोटल विभवांतर हम निकाल लेंगे। तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, v इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर हम 1 दे देंगे, इसको समीकरण नंबर हम 1 दे देंगे। अब हम पहले प्रतिरोध पर विभव निकालेंगे, दूसरे प्रतिरोध पर विभव निकालेंगे, तीसरे प्रतिरोध पर विभव निकालेंगे और तीनों के मान हम इस समीकरण में रख देंगे। तो हमारा ए और बी के बीच कुल प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे R1 प्रतिरोध, R1 प्रतिरोध पर विभव कितना होगा। ठीक, विभव ओम के नियम से निकाल लेंगे हम, ओम के नियम से। ठीक, तो बच्चों ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम होता है V इक्वल टू आई आर। ये ओम के नियम से हमारा फार्मूला निकला हुआ था। तो V इक्वल टू आई आर होता है। तो यहां पर विभव कितना हो जाएगा, V1 है। तो ओम R1 प्रतिरोध पर विभव कितना हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू आई, धारा समान रहेगी तो धारा आई रहेगी। ठीक, और प्रतिरोध R1। ठीक, R2 प्रतिरोध पर विभवांतर, बच्चों यहां विभवांतर लिखेंगे, विभवांतर V2 कितना हो जाएगा, IR2। इसी प्रकार R3 पर विभवांतर कितना हो जाएगा, V3 इज इक्वल टू IR3। अब V1, V2, V3 के मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे V1, V2 तथा V3 के मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जब 1 में हम रख देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, लिखेंगे इस समीकरण के अनुसार V इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पर I R1 प्लस I, यहां V2 की जगह I R2 प्लस V3 की जगह ये V3 I R3, ये हो जाएगा। अब ओम के नियम से हमने बताया था V इक्वल टू आई आर होता है। तो यहां पर हम जो R है वो इस पूरे परिपथ का परिणामी या तुल्य प्रतिरोध है। तो यहाँ V इक्वल टू आई आर हम रख देंगे। तो यहाँ पर समीकरण प्राप्त हो जाएगा आई आर इज इक्वल टू, यहाँ से आई हम कॉमन ले लेंगे तो आई कॉमन हो जाएगी। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इतना बचेगा, आई से आई कट जाएगा। तो हमारा बच्चों आ जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, तो इस प्रकार हमारा A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध निकल आया। ठीक, लिखेंगे जहां R बिंदु A तथा B के बीच कुल प्रतिरोध के बीच तुल्य प्रतिरोध लिख दें, तुल्य प्रतिरोध है। इसको परिणामी प्रतिरोध भी कहते हैं, तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध, कुछ भी कहो, ये है। तो इस प्रकार जब प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन होता है तो जितने प्रतिरोध होते हैं उनको जोड़ देते हैं। ठीक, जैसे 2 ओम 3 ओम 4 ओम के प्रतिरोध हैं तो 2 3 4 सबको जोड़ देंगे। ठीक, तो हमारा कुल प्रतिरोध निकल आएगा। अगर इसका मान 2 होता, इसका 3 होता, इसको 4 होता, तो 2 3 5 4 9, तो कुल प्रतिरोध हमारा कितना आ जाता, 9 ओम आ जाता। तो इस प्रकार से हम श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध आसानी से सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। अब बच्चों दूसरा पॉइंट है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो उसको समझ लेते हैं।
प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में ठीक एक से अधिक प्रतिरोध, ठीक है, सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे किसी एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे किसी दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं। ठीक, जब एक से अधिक प्रतिरोधों के पहले सिरे किसी एक बिंदु से तथा प्रतिरोधों के दूसरे सिरे किसी दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं तो इस प्रकार का संयोजन प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। इसको आप परिभाषा पाउज कर लिख सकते हैं। तो अब हम इसको चित्र की सहायता से लिख सकते हैं। यहां पर जैसे कि यहां पर कोई पॉइंट ए है और यहां पर कोई पॉइंट इस तरह से बी है। ये हमारा एक परिपथ बन जाएगा इस तरह से, ऐसे इस तरह से, ऐसे। ये जो प्लस माइनस यहाँ पर कुंजी लगा देंगे हम इस तरह से। ये बच्चों बैटरी है, ये कुंजी है। ठीक, अब यहाँ पर हमें बहुत से प्रतिरोध जोड़ने हैं, माना 3 जोड़ लेते हैं हम। तो इस तरह से ऐसे और ऐसे जोड़ लेंगे। ये क्या है? ये R1, R2 और R3 प्रतिरोध हैं। ठीक, इनके विभव बराबर होंगे। इस कंडीशन में इनके विभव बराबर रहेंगे। यहां पर तीनों प्रतिरोधों के विभव V, V और V रहेंगे, परंतु इनकी धारा बदल जाएगी। यहां इस पहले की धारा I1, इसकी I2 और इसकी I3 हम मान लेंगे। धाराएं बदल जाएंगी इनमें। इस कंडीशन में जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो धाराएं बदल जाती हैं, विभवांतर हमारा समान रहता है। तो ये चित्र बना लेंगे, लिखेंगे बिंदु ए और बी के बीच हमें कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें जो धाराएं हैं, अलग अलग धाराएं हैं, तो इनके मान को हमको गणना करनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे पहले वाला प्रतिरोध R1 है, ठीक, चित्र में दूसरा प्रतिरोध R2 है और तीसरा R3 है। पहले प्रतिरोध पर विभव V, ठीक, दूसरे पर भी और तीसरे पर भी, अर्थात तीनों प्रतिरोधों पर एक समान विभव या विभवांतर V है तथा पहले प्रतिरोध पर धारा I1, दूसरे प्रतिरोध पर धारा I2 तथा तीसरे प्रतिरोध पर धारा I3 है। अब लिखेंगे माना बिंदु A तथा B के बीच कुल धारा कितनी है? I है, I है, ठीक। अतः I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हो जाएगा। जब कुल धारा हमने I मान ली है तो तीनों धाराओं को जोड़ देंगे तो इनके बीच जो कुल धारा है वो उसकी गणना हमको हो जाएगी। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब लिखेंगे पहले प्रतिरोध R1 में प्रवाहित धारा I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा?
अब यहां भी ओम के नियम से V बराबर आई आर होता है, तो I इक्वल टू हो जाएगा V अपान R। तो I1 बराबर, ठीक, विभव V रहेगा, प्रतिरोध R1 हो जाएगा। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, V अपान R1। ठीक, इसी प्रकार R2 प्रतिरोध पर प्रवाहित धारा, R2 प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित होगी, I2 बराबर हो जाएगा VR2। ठीक है, R3 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी, I3 इक्वल टू हो जाएगा V अपान R3। I1, I2, I3 के मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो अब हम यहां से लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में I1, I2 तथा I3 के मान रखने पर, जब रख देंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा, अब I1 का मान कितना है, V अपान R1, तो लिखेंगे V अपान R1। I2 का मान कितना है, V अपान R2, V अपान R2 प्लस इसका मान कितना है, V अपान R3, V अपान R3। ये मान आ गया हमारा। ठीक, अब लिखेंगे चूंकि V इक्वल टू आई आर, तो इससे हम निकाल लेंगे I, I कैपिटल I यहां पर बना दे हम, क्योंकि परिणाम ही निकालने हैं। I इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से, I इक्वल टू V अपान R। अब I की जगह हम V अपान R रख देंगे। ठीक, ये ओम के नियम से होता है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर I, तो V अपान R बराबर V अपान R1, V अपान R2, V अपान R3। अब V कॉमन लेके हम इसको कैंसिल कर देंगे, तो V अपान R इक्वल टू हो जाएगा, V कॉमन ले लेंगे, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। V से V कट जाएगा, तो हमारा प्राप्त हो जाएगा 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। इस प्रकार हमारा कुल प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा। तो समांतर क्रम जब प्रतिरोध निकालते हैं तो हम ये वाला फार्मूला प्रयोग करते हैं। जब प्रतिरोधों का समांतर क्रम होता है तो उसका कुल प्रतिरोध 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 1 अपान R2 1 अपान R3, जितने भी प्रतिरोध लगे होते हैं तो उसको इस तरह से हम ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों, आज हमारा हो गया प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन कैसे करते हैं, दो विधियां होती हैं, तो उनके हम फार्मूले और उसका डेरिवेशन बताया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आराम से इसको पढ़ सकते हैं। तो आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।